नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पहुंचे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि परिवार के साथ हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए मनीष सिसोदिया। 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मनीष सिसोदिया। और सुप्रीम कोर्ट से कल सिसोदिया को जमानत मिली थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में जमानत मिली, कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली। और हमने देखा कि किस तरीके से कल शाम तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया के समर्थक वहां पर डटे हुए नजर आए। साथ ही साथ पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो भी डटे हुए नजर आए। और ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद सीधे राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजघाट से, जहां पर मनीष सिसोदिया गांधी को नमन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के अन्य नेता संजय सिंह भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं गांधी को नमन करने के लिए। राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया। इससे पहले उन्होंने, आपको बता दें, कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की अपने परिवार के साथ। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। और हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद राजघाट गांधी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सिसोदिया के साथ तमाम उनके समर्थक भी मौजूद नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये देखिए संजय सिंह के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। आतिशी मार्लेन भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान लगाते मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजघाट से, जहां पर गांधी को नमन करने के बाद ध्यान लगाते मनीष सिसोदिया। उनके साथ एक साइड पर संजय सिंह तो दूसरे साइड पर आतिशी मार्लेन नजर आ रही हैं। तमाम पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजघाट से, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गांधी को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम समर्थकों की यहाँ पर मौजूदगी है। और यहाँ ध्यान लगाते, याद करते, गांधी को नमन करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिली मनीष सिसोदिया को। कुछ शर्तों पर यह जमानत मिली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि कुछ शर्तों पर यह जमानत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे सत्यमेव जयते का नाम दे रहे हैं, यानी कि सत्य की जीत होती है। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी तक दोष मुक्त नहीं हुए हैं सिसोदिया। कुछ शर्तों के आधार पर इन्हें जमानत मिली है। इनका पासपोर्ट भी जमा है, 10 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी का ये कहना है, सिसोदिया का ये कहना है कि ये इनकी जीत है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें राजघाट से, जहां पर गांधी को नमन करते नजर आ रहे हैं सिसोदिया। उनके साथ पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं। और गांधी को ये नमन करते हमने देखा कि किस तरीके से इससे पहले जब संजय सिंह जेल से बाहर निकले तो उन्होंने भी सेम ये तमाम चीजें की जो चीज आज मनीष सिसोदिया के द्वारा की जा रही है। यानी कि तिहाड़ जेल से निकलते ही संजय सिंह भी पहले अरविंद केजरीवाल के आवास गए। तो हमने देखा कि कल सिसोदिया भी जेल से निकलते सीधा अरविंद केजरीवाल के आवास गए। और उसके बाद अगले दिन संजय सिंह भी हनुमान मंदिर पहुंचे थे और गांधी को उन्होंने भी नमन किया था। और आज मनीष सिसोदिया भी सुबह सुबह हनुमान मंदिर दर्शन पूजन अपने परिवार के साथ करने पहुंचते हैं। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां पर, और उसके बाद राजघाट पर गांधी को नमन करने के लिए। ये तमाम चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी की तरफ से ये रूपरेखा तैयार की गई कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता बाहर निकलेंगे, ये चीज़ें, ये प्रोटोकॉल उन्हें फॉलो करना होगा। और जो संजय सिंह के द्वारा जो चीज़ें की गई, वही चीज़ आज मनीष सिसोदिया भी करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें राजघाट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजघाट में गांधी को नमन करते मनीष सिसोदिया, समर्थकों की भीड़ है। हर कोई इस वक्त यहां पर गांधी को नमन कर रहा है। और अगर आपको आगे की बात करें तो आगे मनीष सिसोदिया आज 12 बजे पार्टी कार्यालय में समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजघाट से।
यहाँ पर गांधी को नमन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से कल सिसोदिया को जमानत मिली, कुछ शर्तों पर जमानत मिली। शर्तें क्या क्या हैं तो वो भी आपको जरा बता देते हैं। शर्तें ये हैं कि 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख के मुचलके उन्हें देने होंगे। साथ ही साथ हफ्ते में 2 बार, सोमवार को और गुरुवार को नज़दीकी थाने में उन्हें जाकर रिपोर्ट करना होगा। ये दिखाना होगा कि मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह। आम आदमी पार्टी पे संकट आया है, हनुमान जी ने संकट हराए, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ आए। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो उस समय कि हमने बाइट सुनवाया आपको जब मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर से पूजा करके निकले। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और हनुमान जी की कृपा बताई। हालांकि इस दौरान जो समर्थक हैं उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई कि जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। हमने देखा कि कल जब मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, उस दौरान ये नारे लगाए जा रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। यानी कि संजय सिंह के बाद जब मनीष सिसोदिया बाहर निकले तो अब उनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल पर है कि अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से बाहर निकलेंगे। हालांकि जमानत पर बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत हुई है। हालांकि जीत की अभी कोई बात नहीं है, अभी तो बस जमानत मिली है, वो भी कुछ शर्तों पर। अभी दोष मुक्त साबित नहीं हुए, लेकिन पार्टी की तरफ से तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है। जिस तरीके से पार्टी की जो नेता आतिशी मारलेन है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंसू बहाती नजर आई। मतलब इतनी भावुक हो गई जैसा मानो कि जीत मिल गई हो। बहरहाल अभी जेल से बाहर निकले हैं, आफत वाली राहत मिली है। और ये आफत वाली राहत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें 2 बार नज़दीकी थाने की हाजिरी लगानी होगी हफ्ते में, कि दिखाना होगा थाने में, ये बताना होगा कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। इनका पासपोर्ट भी ले लिया गया है, यानी कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए भी जमा करना है और इन तमाम शर्तों के साथ बाहर निकले। हालांकि ये जीत जो है वो अभी हुई नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी खुशी की लहर है जैसे मानो कि जीत मिल गई हो। और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है कि सत्यमेव जयते। हालांकि अभी सत्य की जीत नहीं हुई है, अभी किसी तरह की कोई जीत नहीं हुई, लेकिन सत्यमेव जयते की बातें कही जा रही है। तो ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजघाट से, जहां पर गांधी को नमन करने के बाद बाहर निकलते मनीष सिसोदिया के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक मौजूद नजर आ रहे हैं। आतिशी मारलेन यहाँ पर मौजूद नजर आ रही हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक, जहाँ पर मीडिया की मौजूदगी है और मुस्कुराते एक बार फिर मनीष सिसोदिया जनता के बीच मीडिया के सामने। हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन जब मनीष सिसोदिया जेल से निकलते हैं तो काफ़ी मुस्कुराते नजर आते हैं और तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो भी करते नजर आते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते हैं। और मनीष सिसोदिया अब हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राजघाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने गांधी को नमन किया और अब राजघाट से गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं। उनके साथ तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी मौजूद नजर आ रहे हैं, चाहे वो आतिशी मारलेन हो जो कल आंसू बहा रही थी, या फिर संजय सिंह हो। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिसोदिया की जमानत पर प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से यह कहा गया कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपों से बरी हो गए। जीत बताने वालों को न्याय व्यवस्था के विषय में ज्ञान नहीं है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उन्हें जमानत मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपों से बरी हो गए, यानी कि दोष मुक्त हो गए।
जमानत को जीत बताने वालों को भारत की न्याय व्यवस्था के विषय में ज्ञान नहीं है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जब जमानत पर बाहर निकले तो लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज है। इस दौरान बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और बेल, देखिए, उनको बेल मिली है और बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो किसी को भी मिलती है। लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ सारे आरोप खत्म कर दिए हैं। आरोप सारे के सारे अपनी जगह पर हैं। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट इस पर निर्णय करेगी तो वो निर्णय से तय होगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। लिहाजा बेल को कोई विक्ट्री बताना, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भारत के जुडिशियल सिस्टम के विषय में ज्ञान नहीं है। देखिए, उनको बेल मिली है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई शहर में हिंदुत्व का कार्य करने वाले हिंदूवादी कार्यकर्ता विजय तिवारी को लगातार पिछले 8 महीने से पाकिस्तान, कराची, दुबई, बांग्लादेश, कतार से लगातार जिहादियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हिंदूवादी कार्यकर्ता यह धमकियां सोशल मीडिया, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए उन्हें दी जा रही है। आपको बता दें कि उन्हें कतर से एक असलम शेख नाम के जिहादी द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से कहा गया कि अगर आपने मुंबई हिंदुत्व कार्य बंद नहीं किया तो आपकी भी कमलेश तिवारी जैसे हत्या करेंगे। हर रोज उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इस मामले में कई बार हिंदूवादी कार्यकर्ता विजय तिवारी ने मुंबई पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि कई बार उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी। उन्होंने जब अब राज्य के मुख्यमंत्री रूप गृह मंत्री को भी शिकायत की है, तो इस पूरे मामले में हमारे विरुद्ध दीपक चौहान ने हिंदुत्व अधिकारी कार्यकर्ता विजय तिवारी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए जरा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हिंदुत्व का कार्य करने वाले हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां आ रही है। मेरे साथ विजय तिवारी जी है, उनको लगातार जो है पाकिस्तान से धमकियां आती है क्योंकि वो लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को हमेशा काम करते हैं। विजय जी, क्या बताएंगे, कहाँ से आपको धमकियां आती है और कितने दिन से ये धमकियां आ रही है और आपने कई बार शिकायतें की, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या बताएंगे? धमकियाँ मुझे 22 जनवरी से आना चालू हुई। मैंने एक पोस्ट डाली थी, वो बनारस के अपने मस्जिद के उस पे। उसी वक्त से हमें कतार से, पाकिस्तान से, कराची से, बांग्लादेश से ऐसे अलग-अलग प्रकार की धमकियाँ आती हैं। जैसे बोलते हैं कि कमलेश तिवारी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, उस तरीके से आपसे की भी हत्या कर देंगे, नहीं तो आप संगठन का काम करना छोड़ दो। पैसे की लालच देते हैं। मुझे कतार से फ़ोन आया था, ये असलम शेख करके। ये असलम शेख करके फ़ोन आया था। ये बोलते हैं कि मैं दाऊद के लिए काम करता हूँ। आपको मैं वीज़ा देता हूँ, पैसा देता हूँ, आप आ जाइए दुबई, यहीं रहिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो जिस तरीके से मैं कमलेश तिवारी को मरवा देता हूँ, उसी तरीके से आपको मरवा दूँगा। ये तो बहुत ही धक्कादायक बात है क्योंकि देखिए कमलेश तिवारी की हत्या का भी वो बता रहा है क्योंकि उनको कॉल आया। तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? मैंने दादर पुलिस स्टेशन में 4 एनसी दी है और गृह मंत्रालय में लेटर भेजा है। अपना जॉइंट सीपी, फिर मंडल 5 हर जगह मैंने लेटर दे चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी तरह अगर आप देखिए धारावी में उसका वो भी बच्चा एक मस्जिद के खिलाफ वो कर रहा था, उसको कुछ जिहादियों ने पकड़ के मार दिया। हमारा प्रशासन जब हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति जब मार दिया जाता है उसके बाद में जागता है। हमारा संगठन भी वैसे ही है। जब कोई भी कार्यकर्ता मार दिया जाता है तो उसके बाद में उठता है, फिर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को भीड़ में इकट्ठा कर लेता है। ऐसा कब तक चलेगा? हम संगठन, हम हिंदुत्ववादी नेता, हमारे हिंदुत्ववादी जो कार्यकर्ता हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को लेके चलने वाले हैं, लेकिन हमारे ही देश में हमें आज़ादी नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल, हमारे देश में आपको हमें आज़ादी नहीं, लेकिन कहीं न कहीं देखिए राज्य में हिंदुत्व की सरकार है, देश में हिंदुत्व की सरकार है। क्या सरकार आपकी बात नहीं सुनती? हमारे महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस जी की है, गृह मंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो हम कैसा भरोसा कर सकते? लेकिन आपका मैसेज देवेंद्र फडणवीस तक पहुँचा है क्या? मैंने लेटर डाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे, उनको एकनाथ शिंदे जी के नाम पे, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे, कमिश्नर जी के नाम पे, गृह मंत्रालय में मैंने लेटर भेजा। आज 15 से 20 दिन हो गया।
कितने दिन से ये धमकी आ रही ये मुझे 22 जनवरी से आ रही है। है? पुलिस क्या बता रही है? पुलिस बोलती है कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, कुछ नंबर तो बता रहे हैं दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं, लेकिन इंक्वायरी में कब तक इंक्वायरी होगी? हम्म, जब एक नेता का हत्या हो जाने के बाद इंक्वायरी खत्म होगी? तो आप मेरा आखिरी सवाल है, देखिए प्रशासन का तो जांच करना उनका काम है, लेकिन आप एक हिंदुत्व का कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपकी सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंता आपके परिवार वालों ने भी जताई है, लेकिन आप अभी तभी भी आपका काम नहीं रुक रहा है, तो आप किस तरीके से ये काम कर हमारे रक्षक तो प्रभु श्री राम है, रहे हैं? हम इनसे इन जिहादियों से थोड़ी डरते हैं। लेकिन कैसा है ना, प्रशासन को एक जागरूक करना, लोगों को जगाना, इसके लिए हमें ये सब करना है। बाकी हम इनके गीदड़ धमकियों से नहीं डरते हैं। और इसी तरह हमारा हिंदुत्व का कार्य आगे चलता रहेगा। हमें कितनी भी धमकी मिले, कुछ भी बोले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल है, तो प्रशासन है और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता जो है, हिंदुत्ववादी नेता है, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करे प्रशासन और उसकी सुविधा करे। बिल्कुल, देखिए बहुत ही धक्कादायक बात है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व के कार्य को आगे बढ़ाने वाले ये इन युवा कार्यकर्ताओं को लगातार जान से मारने की धमकी आती है, शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है वो अभी तक अनदेखी इस मामले में की जा रही है, लेकिन उन्होंने राज्य के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनसे भी अपील की है, और कि क्या और सरकार इनको सुरक्षा दे पाएगी क्या, यही देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन जोन, मुंबई। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात नोएडा की कर लेते हैं। नोएडा पुलिस टीम ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 15 आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार किया है। मौके से 3 फरार आरोपी की जॉन फर्स्ट के पुलिस अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 27 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 20 हेडफोन बरामद किए गए हैं। जॉन फर्स्ट के डीसीपी राम बदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी अमेरिका के लोगों को बैंक खाते सीज करने के नाम पर ठगी का शिकार बनाता रहा। पकड़े गए आरोपी पहले मुंबई में बैठकर विदेशी लोगों के साथ ठगी करते थे, जो अब फिलहाल नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नोएडा पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। 31 जुलाई की रात में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है सेक्टर 18 में, उसमें चोरी हो गई थी। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत सारे कैमरों को देखने के बाद ये आइडेंटिफाई हो गया था कि जो इस दुकान का सुपरवाइजर है वो इसमें इन्वॉल्व है। और इस पर पूरी तरह से जब निगरानी की गई, इनके पास से जो 24 आईफोन और एक एप्पल वॉच गई थी, उनमें से 22 आईफोन और एक एप्पल वॉच बरामद की गई। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, पहले का इनका आपराधिक इतिहास नहीं था। प्लानिंग कैसे की थी? प्लानिंग की तो जो ये सुपरवाइजर है, इसी ने बताया था कि किस तरह से इसमें तुम आराम से घुस करके चोरी कर सकते हो। सर, बची हुई आईफोन्स किसे बेचे हैं इन्होंने? अभी इन्होंने जो बताया है उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। अब आप इसमें से देख लीजिए, कोई भी 1 लाख से कम का नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। 7 अगस्त को हुई परीक्षा में फर्जी प्रश्न पत्र उत्तर उपलब्ध कराने और गड़बड़ी के आरोप में पुलिस ने अभी तक 24 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है, और इसमें खगड़िया से सबसे ज्यादा, वही समस्तीपुर से 7, बक्सर से 5, सारण से 3 और कैमूर और भोजपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को आयोजित होनी है। आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा के अगले चरण को लेकर भी परीक्षार्थी और अभिभावकों को ऐसे साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार के बक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में बक्सर से लेकर मुंगेर तक गंगा नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथीदह में जहां गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है, तो वहीं पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी भी उफान पर है। गंगा में भी उफान से दीघा और दीदारगंज तक सभी घाट लबालब है पानी से, और जिसके मद्देनजर
सीएम नीतीश कुमार ने भी बीते शुक्रवार को पटना के कई घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। गंगा के साथ साथ गंडक, कोसी, बागमती, लखनदेई और परमान नदी पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदियों के खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के बाद तटघट पर दबाव की स्थिति बढ़ गई है। इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है और सुरक्षा कर्मियों को और रात में भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का मानना है कि नेपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अप्रत्याशित बारिश के कारण सुबह से ही नदियां उफान पर है। नहीं, देखिए अभी तत्काल की जो हालत है, सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत आ रहा है, क्योंकि जो सोन का वर्षा ग्रहण क्षेत्र है, जो इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड के इलाके तक जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब क्षेत्रों में लगातार अधिक वर्षा के कारण सोन नदी में जलस्राव लगातार बढ़ा हुआ है। वैसे अभी कोसी में भी हम बढ़ा हुआ जलस्राव ही कहेंगे, लेकिन अभी सबसे अधिक सोन में है। और चूंकि सोन में फिर रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं और सब अंत में गंगा में मिलती हैं, तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता जो आक्राम्य स्थल है, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उस सब पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं और जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य होगा वो सब किए जाएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।